बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है एमा। ये एक नॉवल है जो जेन ऑस्टन ने लिखा है। आज की इस वीडियो में हमने जेन ऑस्टन की बायोग्राफी को स्टडी करना है। उसके बाद इस नॉवल का स्ट्रक्चर देखेंगे, समरी, थीम, एनालिसिस करेंगे ताकि ये नॉवल हमें थॉरली समझ आ जाए और एग्जाम में अगर इससे रिलेटेड कोई सवाल आता है तो उसको हम अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकें। इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि समरी को हमेशा थीम से रिलेट करके पूछता है क्वेश्चनर। क्वेश्चनर कौन होता है? आपका जो टीचर है, जब वो पेपर बनाता है तो वो आपसे क्वेश्चंस पूछता है बेसिकली लॉन्ग। तो वो किस तरह बनाता है? समरी को हमेशा थीम से रिलेट करके दिया जाता है। अगर थीम से रिलेट ना किया जाए तो जिस एज के अंदर ये पब्लिश हुआ है या लिखा गया है उस एज के कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड सवाल पूछा जाता है। बस इतने से सवाल आते हैं। आज की वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं आपको यूट्यूब पे अपना चैनल दिखाना चाहती हूँ। BSELN यूट्यूब पे मेरा चैनल है जिसमें मैंने बहुत सारे लिंग्विस्टिक्स और लिटरेचर के लेक्चर अपलोड किए हुए हैं। और अच्छी बात यह है कि हर वीडियो के नोट्स उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे देती हूँ। ये जो लेक्चर आप देख रहे हैं इसका भी PDF आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं। जेन ऑस्टन से स्टार्ट करें तो वो पैदा हुई है 1775 यूनाइटेड किंगडम के अंदर। ये एक इंग्लिश नॉवेलिस्ट है। इंग्लिश में नॉवल लिखती हैं, प्राइमरली इसी वजह से मशहूर हैं। क्यों? क्योंकि इनके 6 नॉवल जो हैं वो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, जो कि दिखाते हैं कौन सा टाइम पीरियड, 18th सेंचुरी का टाइम पीरियड दिखाते हैं। इनकी डेथ हुई है 1817 यूनाइटेड किंगडम के अंदर, जिससे हमें पता लगता है कि 17 to 18 का जो टाइम पीरियड है वो 18th सेंचुरी का है बेसिकली। और स्टार्ट ऑफ 19th सेंचुरी के अंदर इनकी डेथ हो जाती है। 18th सेंचुरी का हर चीज़ दिखाती हैं अपने नॉवल के अंदर, बताती हैं, इंटरप्रेट करती हैं सोसाइटी को, लोगों को, क्लासेस को और उनके आपस में जो रिलेशनशिप है। जेन ऑस्टन की जो एक मेजर थीम है वो है मैरिज। वो बताती हैं कि कितनी तरह की मैरिज हो रहे हैं या जो एक मेल और फीमेल का रिलेशन है 18th सेंचुरी की सोसाइटी के अंदर, बेसिकली वो दिखाती हैं हर तरह का। और ज़्यादा फोकस इनका रहता है मैरिज के ऊपर। मुख्तलिफ आपको इनके नॉवेल्स पढ़ने को मिले होंगे। आपने इनके 6 मशहूर नॉवल सुने होंगे, सेंस एंड सेंसिबिलिटी, प्राइड एंड प्रेजुडिस, मैन्सफील्ड पार्क, एमा जिसको आज हम डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद परसुएशन। ये वो नॉवल हैं जो इन्होंने लिखे हैं जिनकी वजह से इन्हें शोहरत हासिल हुई और इन तमाम के अंदर इन्होंने तकरीबन मैरिज को डिस्कस किया। जेन ऑस्टन इंग्लिश लिटरेचर के अंदर बहुत ज़्यादा पढ़ी जाती हैं, बहुत ज़्यादा पसंद की जाती हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम इंग्लिश लिटरेचर की तरफ माइल ही जब हुए थे जब हमने जेन ऑस्टन को पढ़ा था। और इनका जो फेमस वर्क है प्राइड एंड प्रेजुडिस, उसकी भी वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी, जिससे लोग इंग्लिश लिटरेचर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इनके बहुत सारे वर्क ऐसे हैं जिन पर फिल्म बनाई गई हैं, थिएटर में परफॉर्म कराया गया, इवन के रेडियो पर भी इनके नावल डिस्कस किए गए। इनके नावल लोग कंप्लीट तरीके से पढ़ने के लिए पसंद करते हैं। तो जेन ऑस्टन अपनी एक जगह खास रखती हैं। इस नॉवल का जिक्र करें तो इसका पूरा नाम ही एमा है। एमा बेसिकली किसका नाम है? हमारी जो मेन प्रोटैगनिस्ट है, जो हमारी मेन हीरोइन है, उसका नाम, कैरेक्टर का नाम एमा है। तो जो नॉवल है उसका नाम भी उन्होंने एमा रखा हुआ है। जेन ऑस्टन ने इसको लिखा। अगर टाइप ऑफ वर्क देखें तो ये एक नॉवल है और इसका जो जॉनर है वो कॉमेडी ऑफ मैनर है। रेस्टोरेशन टाइम पीरियड को 18th सेंचुरी कहते हैं। 18th सेंचुरी के अंदर रेस्टोरेशन जो पीरियड आया था उसके अंदर एक जॉनर मुतारिफ कराया गया जिसको कॉमेडी ऑफ मैनर कहते हैं। कॉमेडी ऑफ मैनर से मुराद ये है कि एक स्पेसिफिक सोसाइटी या ग्रुप ऑफ पीपल पे कॉमेडी जब हम करते हैं तो उसको हम कॉमेडी ऑफ मैनर कहते हैं। फॉर एग्जांपल जो रेस्टोरेशन टाइम पीरियड था उसके अंदर लोग बहुत ज़्यादा लिबास पे फोकस करते थे, बात करने के अदाब पे फोकस करते थे, एक दूसरे से रिलेशन पे फोकस करते थे। अदबो अदाब का टाइम पीरियड था ये। तो इस टाइम पीरियड के ऊपर जो सोशल क्लासेस थी, जैसे कि एलीट क्लास है या मिडिल क्लास है, वो बहुत ज़्यादा अपने आप को अच्छा पोज करने चाहते थे। बेशक जितने भी गरीब हों, जितने भी बुरा उनका लिबास हो, लेकिन भाई खड़े बड़े अदाब से होंगे। तो वो टाइम पीरियड ही रेस्टोरेशन टाइम पीरियड कहलाता है, मैनर का टाइम पीरियड कहलाता है। और ये कॉमेडी जो है उसी के ऊपर लिखी गई है। अगर ज़बान देखें तो इंग्लिश में लिखा गया और जब वो इसको लिख रही थी तो 1840 से लेकर 1815 का टाइम पीरियड चल रहा था इंग्लैंड के अंदर। उन्होंने इसे पब्लिश कराया नेक्स्ट ईयर 1816 के अंदर। इसकी टून आपको आयरॉनिकल मिलेगी क्योंकि सिचुएशंस ऐसी हैं, और स्टेरिकल मिलेगी, साथ सिंपैथेटिक मिलेगी। सिंपैथेटिक इसलिए मिलेगी क्योंकि आपको नॉर्मल ह्यूमन बींग्स यहाँ पे नजर आएंगे। और स्टेरिकल क्यों है? क्योंकि आप जब हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि वो 21 साल की लड़की है और वो कितनी गड़बड़ें करती है और कितना सोसाइटी जो है तनकीद का निशाना बनाती है। वो सारी चीज़ें आपको नजर आएगी। अगर नॉवल जब स्टार्ट होता है ना तो अर्ली 19th सेंचुरी दिखाई जाती है और इंग्लैंड दिखाया जाता है। और इंग्लैंड के अंदर एक प्लेस दिखाई जाती है हाईबेरी की, वहाँ पे सारी सेटिंग इसकी रखी गई है। अगर थीम का जिक्र करें तो अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि मैरिज की थीम जो है वो बहुत प्रोमिनेंट है जेन ऑस्टन के वर्क के अंदर, क्योंकि इस पूरे नॉवल के अंदर किसकी शादी किससे हो रही है, कौन किससे शादी करना चाहता है, किसकी शादी किससे होनी चाहिए थी, बस ये बातें डिस्कस की जाती है। इसके अंदर सोशल स्टेटस भी आपको लोगों का दिखाया जाएगा कि जो लो सोशल स्टेटस के हैं उनको दोहरे मेयार के
रवैये के ऊपर नापा जाता है। इसके अलावा आपको औरतों की नेचर, औरतों की एग्जिस्टेंस, औरतों की हरकतें सब नजर आएंगी। साथ आपको इसके अंदर इमेजिनेशन भी नजर आएगी कि जो हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट है वो 21 साल की है और वो बहुत सारी चीज़ें इमेजिन कर लेती है, जैसे कि वो बहुत अच्छी मैच मेकर है या रिश्ता कराने वाली है। इसके अलावा आपको आदमी नजर आएंगे जो सही तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, आदमी कम्युनिकेशन नहीं कर पाते, आदमी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते, औरतें अपने आप को फिर एक्सप्रेस कर लेती हैं लेकिन मेल अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। ये सारी चीज़ें आपको नॉवल में देखने को मिलेंगी समरी के अंदर। पर समरी की तरफ जाने से पहले हमें कैरेक्टर्स को समझना होगा, क्योंकि कैरेक्टर समझेंगे तो समरी में समझ आएगी। पहला जो हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट, जो हीरोइन है जिसके इर्द गिर्द ये नॉवल घूमती है, वो एमा वुडहाउस है। अब ये नॉवल फेमिनिज्म के ऊपर भी हो सकता है क्योंकि औरत आपको दिखाई गई है और औरत ही इसके अंदर प्रोटैगनिस्ट है। ये 21 साल की लड़की है, 21 ईयर्स की अभी हुई है, इमेजिनेटिव है क्योंकि इतने साल की लड़कियां ऐसी होती हैं, और उसके अलावा सेल्फ डिसीविंग है, यानी कि धोखे में रखती है अपने आप को, समझती है कि बहुत अक्लमंद है लेकिन इसे खुद भी बातें समझ नहीं आती, यानी कि ये समझती है कि लोगों के शादियां करा सकती है, लोगों को, एक इंसान को दूसरे इंसान से जोड़ सकती है, जबकि इसे खुद नहीं पता होता कि इसे ज़िंदगी में क्या चाहिए। इसके अलावा इसको लिखा गया है कि हैंडसम है। हैंडसम यहाँ पे कहते हैं कि लड़कों को कहते हैं, लेकिन जेंडर फ्री लैंग्वेज के अंदर हम लड़कियों को भी हैंडसम कहते हैं। हैंडसम से मुराद है ब्यूटीफुल, कि वो यहाँ खूबसूरत है। उसके अलावा वो वेल्दी है, यानी कि उसके पास अच्छा खासा पैसा है, अच्छी ज़िंदगी गुजार रही है, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, उसकी ज़िंदगी में कोई भी विलन नहीं है, वो अपनी विलन खुद ही है। इसके अलावा वो उसके अंदर ज़िंदगी में कोई खासी ड्यूटीज़ भी नहीं रही, उसने कोई खासी अकम्पलिशमेंट भी उसको नहीं चाहिए। 18वीं सेंचुरी की वो औरत है। उसके अलावा उसको कुछ साबित करना है, उसको कुछ प्रूव करना है अपने आप को। ऐसी लड़की उसको आप तस्वुर करें कि वो थोड़ी सी बिगड़ी हुई भी है, अपने बाप की बिगाड़ी हुई बेटी है, क्योंकि उसकी माँ तो है ही नहीं। उसका जो बाप है वो उसके साथ उसके घर में रहता है और उसकी गवर्नेंस उसके साथ रहती है। 2-4 लोग आपको घर के अंदर नौकर और नजर आएंगे। माँ का ना होना एमा की ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा नज़र आता है, क्योंकि एमा चुलबुली सी है और केयर फ्री लड़की है। बड़े बड़े डिसीजंस ऐसे ले लेती है जैसे कोई भी आम सी बात, और बाद में फिर पछता भी लेती है। उसके बाद है हेनरी वुडसन। हेनरी वुडसन एमा का फादर है, एक बूढ़ा इंसान है, एमा को बहुत मोहब्बत और बहुत प्यार से रखता है, एमा को ज़्यादा सख्ती नहीं करता, एमा के नखरे उठाता है, अपनी ज़िंदगी में अपनी लाइफ के अंदर मस्त है। उसके अलावा एक और मेन कैरेक्टर है हमारे पास, वो है जॉर्ज नाइटली। जॉर्ज नाइटली जो है 37 to 38 ईयर्स का बंदा दिखाया गया है। ये रैशनल है, काम है, एमा का बेस्ट फ्रेंड है, एमा को बहुत अरसे से जानता है और एमा का एंजल है। एमा को एडवाइसेस देता है कि ऐसा करो, ऐसा ना करो। बेसिकली जॉर्ज नाइटली की ज़िंदगी एमा के ही इर्द गिर्द घूमती है, वो एमा को ही देख के खुश होता है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कैरेक्टर मौजूद है वो मिस एन टेलर का है। ये एमा की गवर्नेंस हैं, दोस्त भी हैं, माँ भी कह लें। नॉवल के अंदर सारा टाइम ये एमा के इर्द गिर्द मोहब्बत से रहती हैं। इसके अलावा जब नॉवल स्टार्ट होता है तो इनकी शादी हो रही होती है मिस्टर वेटसन से। मिस्टर वेटसन से इसलिए शादी कर रही हैं क्योंकि एमा को लगता है कि इसने ये शादी कराई है किसकी, अपनी गवर्नेंस की, मिस्टर वेटसन के साथ। मिस्टर वेटसन जो है वो नेबर ही हैं, साथ ही रहते हैं और वो बहुत दफ़ा मिल भी चुके हैं मिस एन से। यूँ कह लें कि इनका अपना पर्सनल अफेयर होता है, लेकिन एमा जो है बीच में इनकी मुलाकातें वगैरह कराती है या इनको हिंट्स पास करती है, इसलिए उसको लगता है कि वो इनकी मैच मेकर है। मिस्टर वेटसन की पुरानी शादी हो चुकी है, यानी कि दोबारा शादी कर रहे हैं। इनकी जो पुरानी शादी थी उनसे इनका एक बेटा भी है जिसका नाम है फ्रैंक चर्चिल। फ्रैंक चर्चिल जो है वो अपने अंकल और आंटी चर्चिल के साथ रहता है। वो गांव से बाहर गया हुआ है लेकिन वो आएगा। इसके अलावा एक मिनिस्टर आपको दिखाया जाएगा नॉवल के अंदर, उसका नाम है फिलिप एल्टन। ये 26 ईयर का होगा। 26 ईयर का इसलिए दिखाया कि मैरिज की टाइम पीरियड, मेरी शादी का टाइम पीरियड इसका आ गया और एमा इसके लिए लड़कियां ढूंढ रही है। फ्रैंक चर्चिल जो है वो मिस्टर वेटसन का बेटा है, नॉवल के अंदर भी आएगा। एमा इसकी तरफ अट्रैक्ट भी होती है लेकिन एमा की इससे शादी नहीं होती। ये चार्मिंग है, बोलने का अंदाज इसको अच्छा है, इसको मैनर्स बहुत अच्छे हैं और लड़कियां बहुत अच्छे तरीके से अपनी तरफ माइल कर सकता है। इसके फेयरफैक्स का कैरेक्टर है, ये मिसेस हैटी जो हैं, जो मिसेस हैटी एमा के घर में काम करती हैं। तो मिसेस हैटी की जो ऑर्फन नीज है, यानी कि उन्होंने इसे गोद लिया हुआ है। जेन नॉवल के दरमियान में आती है तो ये एमा के कंपटीशन में उतरती है। जैसे एमा का सब लाड उठाते हैं तो जब जेन आती है तो वो भी एलिगेंट होती है, कम उम्र होती है, खूबसूरत होती है, ज़्यादा समझदार भी होती है। तो सब जेन की तरफ जब मुतवज्जा होते हैं तो एमा इससे जलने लग जाती है। ये बेसिकली एमा को कंपटीशन देने के लिए आती है। इसके अलावा हैरिट स्मिथ जो है ये एमा की बेस्ट फ्रेंड है।
और लड़की बेस्ट फ्रेंड है। 17 साल इसकी उम्र है और एमा इसकी शादी कराना चाहती है मिस्टर एल्टन से। ये दूसरा रिश्ता है जो एमा जोड़ना चाहती है। इसके अलावा एक फार्मर भी दिखाया जाता है जिसका नाम है रॉबर्ट मार्टिन। रॉबर्ट मार्टिन वो फार्मर है जो हैरेट से शादी करना चाहता है, यानी कि एमा जिस लड़की की शादी कराना चाहती है उससे एक फार्मर शादी करना चाहता है, उसका नाम है रॉबर्ट। इसके अलावा मिस्टर एल्टन जो है वो नॉवल के अंदर इंगेज भी हो जाते हैं एक औरत से, उसका नाम ऑगस्टा होता है। जॉन और इजाबेल नाइटली भी आपको नजर आएंगे। जॉन नाइटली जो है वो जॉर्ज नाइटली का भाई है और एलिजाबेथ जो है वो एमा की बहन है। इसके अलावा 3 माइनर कैरेक्टर हैं, ये जब अंदर हम नॉवल में आएंगे तो देख लेंगे, ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब समरी को डिटेल में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे ही नॉवल हमारा स्टार्ट होता है एमा वुडसन का घर दिखाया जाता है जो कि खूबसूरत है, रिच है और प्रिविलेज्ड है। प्रिविलेज से मुराद ये है कि उसके पास हर चीज़ तो मौजूद है। वो समझती है कि वो एक बहुत अच्छी रिश्ता कराने वाली है। वो ऐसा क्यों समझती है कि वो बहुत अच्छा रिश्ता कराने वाली है? क्योंकि उसकी जो गवर्नेंस यानी कि उसकी जो आया है जिसने उसे पाला है वो उसकी शादी करा रही है। किससे शादी करा रही है? मिस्टर वॉटसन से करा रही है जो कि एक तलाक याफ्ता आदमी है जिनकी बीवी तलाक ले ली थी या मर गई थी, ये नॉवल के अंदर नहीं बताया गया। एमा सिर्फ इस बेस पे कि इन दोनों की ये शादी करा रही है समझती है कि वो दुनिया में हर किसी की शादी करा सकती है और वो कहती है कि अब मैंने इनकी शादी करा दी है तो अब मैंने किसी और की शादी करानी है। किसकी शादी करानी है? अपनी ही दोस्त की शादी करानी है जिसका नाम है हैरेट स्मिथ। ये 17 साल की लड़की है और एमा इसकी शादी इसलिए कराना चाहती है क्योंकि हैरेट स्मिथ जो है एक ऑर्फन है। इसको सब समझते हैं कि इसके माँ बाप को तो हमें पता है नहीं, ना इसके पास कोई खासी वेल्थ है, तो इसके हाथ में कुछ भी नहीं है। तो एमा सब इसको लोअर क्लास का समझते हैं, लेकिन एमा जो है क्योंकि वो इतनी मैच्योर नहीं है तो वो समझती है कि उसकी दोस्त जो है वो बहुत अच्छा डिजर्व करती है और अपनी दोस्त का रिश्ता ढूंढने की जिम्मेदारी उसके ऊपर है। तो साथ ही एमा को पता लगता है कि हैरेट को एक फार्मर ने, मिस्टर मार्टिन ने प्रपोज की। तो एमा जो है अपनी फ्रेंड हैरेट को मजबूर करती है कि वो मार्टिन के प्रपोजल को ना एक्सेप्ट करे। क्यों? क्योंकि वो एक फार्मर है। वो फार्मर बहुत अदबो अदाब और अच्छा होता है, लेकिन स्टिल एमा को लगता है कि मेरी दोस्त इसे अच्छा डिजर्व करती है। एमा के दिमाग के अंदर मिस्टर एल्टन मौजूद है। मिस्टर एल्टन जो है वहाँ पे मिनिस्टर हैं गांव के। तो अब एमा के दिमाग के अंदर मिस्टर एल्टन हैरेट के लिए परफेक्ट मैच है और वो हैरेट को परस्यू करती है, उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम मिस्टर एल्टन को एडमायर करने की कोशिश करो। एमा का मिस्टर एल्टन के साथ बहुत अच्छा रिलेशन होता है और वो ये चाहती है कि मेरी बेस्ट फ्रेंड जो है वो मिस्टर एल्टन से शादी कर ले। इसी दौरान एक मेजर कैरेक्टर मिस्टर नाइटली को दिखाया जाता है जो कि एमा के बहुत पुराने दोस्त हैं और एमा की जो बहन है जिससे उन्होंने शादी की है उनके शौहर के भाई हैं। वो एमा से मिलते हैं, डिस्कस करते हैं और एमा को एडवाइस करते हैं। उनको पता लगता है कि जब एमा शादियां करा रही है लोगों की तो वो उसे मना करते हैं, कहते हैं तुम्हारी उम्र की चीज़ें नहीं हैं, तुम्हें अभी लोगों के बारे में इतना नहीं पता और तुम्हें कोई चीज़ समझ भी नहीं आती, तो मेरी एडवाइस तुम्हें यही है कि तुम ये मत करो। स्पेशल तौर पर वो मना करते हैं कि मिस्टर एल्टन और हैरेट के रिश्ते के दरमियान में तुम कोई भी बात ना। खैर एमा कुछ भी नहीं सुनती और वो मिस्टर एल्टन से बात करती है। मिस्टर एल्टन एमा को बताते हैं कि वो हैरियट के अंदर इंटरेस्टेड नहीं है बल्कि वो एमा के अंदर इंटरेस्टेड है। जब ये बात हैरियट को पता लगती है कि वो एमा के अंदर इंटरेस्टेड है तो उसका दिल टूट जाता है। इसके अलावा एमा को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। एमा फौरन उनको रिजेक्ट कर देती है और मिस्टर एल्टन जो है वो ह्यूमिलिएट हो जाते हैं, यानी कि वो शर्मिंदा महसूस करते हैं और वो अपनी जॉब छोड़ के बैथ नामी जगह पे चले जाते हैं। इस टाइम पीरियड पे एमा को रियलाइज होता है कि ये तो उसके करने के काम ही नहीं है। वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होती है। वो 2 लोगों की ज़िंदगी से खेल रही थी, एक हैरियट उसकी बेस्ट फ्रेंड जो कि अब हार्ट ब्रोकन मौजूद है उसके पास, दूसरा मिस्टर एल्टन जिन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी उसकी वजह से और वो बैच चले गए। तो एमा बहुत ज़्यादा अफसुर्दा होती है और कसम खाती है कि अब वो शादियां नहीं कराएगी फ्यूचर के अंदर। इसी दौरान नॉवल के अंदर एक और लड़की की एंट्री होती है, जेन फेयरफैक्स। अब ये वो लड़की है जो एमा को कंपटीशन देगी क्योंकि एमा जितनी ही खूबसूरत है और टाउन के अंदर एमा जितनी ही मशहूर भी है। इसके अलावा एक हम्बल बैकग्राउंड से आई है। मिस्टर एंड मिसेस बेड इसको बड़ा पसंद करते हैं। जो जेन है वो अपने एजुकेटेड भी है, उसके अलावा वो हर अदब अदाब रखती है, लेकिन वो गवर्नेंस बनना चाहती है। गवर्नेंस मुराद ये है कि किसी अमीर आदमी से शादी करना चाहती है क्योंकि उसके अपने नाम पे तो कोई प्रॉपर्टी हो नहीं सकती। रिस्टोरेशन टाइम पीरियड पे, ये विक्टोरियन टाइम पीरियड पे औरतों के नाम पे प्रॉपर्टीज़ नहीं होती थी, ना औरतों के नाम पे वेल्थ हुआ करती थी। तो जेन ऑस्टन ये चीज़ अपने नावल के अंदर बार बार दिखाती है कि किस तरीके से औरतें अमीर मर्दों को फंसाया करती थी ताकि उनके पास वेल्थ आ सके और वो अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकें। जब वो आती है तो एमा उसको पसंद नहीं कर पाती, उससे जेलस होना स्टार्ट कर देती है क्योंकि उनके सोशल सर्कल के अंदर एमा सबसे ज़्यादा मशहूर होती है। और जब जेन आगे मशहूर होने लगती है तो एमा को बहुत ज़्यादा बुरा लगने
लग जाता है। इसके अलावा वो जेन को ये भी समझती है कि इसका किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, जैसे कि वो दूसरे लोगों के साथ फ्लर्ट करती है, जैसे कि मिस्टर डिक्सन के साथ वो फ्लर्ट करती है। अभी जेन की एंट्री को इतना टाइम नहीं हुआ था कि मिस्टर वेटसन का जो बेटा है फ्रैंक चर्चिल, वो अपने बाप से मिलने के लिए आ जाता है। वो बहुत अरसे बाद अपने बाप से मिलने के लिए आता है। वो बेसिकली लंदन में रहता है अपने आंट और अंकल के साथ, जो कि कैरेक्टर वाइज स्नॉबिश हैं, यानी कि वो दूसरों को पसंद नहीं करते। उनका नाम है मिस्टर और मिसेस चर्चिल। खास तौर पे मिसेस चर्चिल जो हैं वो तो किसी चीज़ को ही पसंद नहीं करती। जब फ्रैंक आता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश मिजाज होता है, बहुत अच्छी बातें बना लेता है, तो एमा फौरन ही उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है, उससे बातें करना, उसके साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करती है। ऑन द अदर हैंड जो मिस्टर नाइटली हैं वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते। वो उसको देख के समझते हैं कि कितना इमेच्योर है, कितना सिली है। फ्रैंक जो है वो जल्दी ही एमा को अपनी गिरफ्त के अंदर ले लेता है और एमा उसके अंदर इंटरेस्ट दिखाने लग जाती है। इसी दौरान मिस्टर एल्टन को दिखाया जाता है जो बैच से वापस आ गए होते हैं और ये इंगेज होके आए होते हैं। जैसे ही वो इंगेज होके आते हैं, अपनी बीवी मिसेस एल्टन को लेके आती हैं, तो वो आते ही एमा को नापसंद करने लगती है और जेन से दोस्ती करने लगती है, जेन को बढ़ा चढ़ा के पेश करने लगती है। अब सारी कहानी के अंदर मिक्सिंग स्टार्ट हो जाएगी। लोगों को पता नहीं लगेगा कि कौन किससे शादी करना चाहता है, कौन किससे पसंद करता है, क्योंकि हर लड़की तो हर लड़के के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रही है, बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। तो जो एल्डरली वहाँ पे मौजूद है उन्हें पता नहीं लग रहा कि वो किन की मैच मेकिंग करें, असल में किसकी शादी किससे करनी है, क्योंकि एमा और फ्रैंक बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। फ्रैंक जो है वो एमा पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहा है। इसके अलावा दूसरी तरफ नज़र आ रहा होता है कि जो जेन है वो तवज्जो दे रही होती है मिस्टर नाइटली के ऊपर। तो मिसेस वॉटसन जो मौजूद हैं वो कह रही हैं कि नाइटली और जेन की शादी कराई जा सकती है, जिस बात को एमा सुनते ही दिमाग में उसका खटका आता है कि भाई मिस्टर नाइटली की शादी, ये वही बंदा है जो एमा के साथ बचपन से दोस्त है। तो एमा फ़ौरन रिजेक्ट कर देती है। एमा कहते हैं नाइटली की शादी जेन से नहीं हो सकती बल्कि हैरियट से करेंगे, यानी कि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड से अपने दूसरे बेस्ट फ्रेंड की शादी कराना चाहती है। और मिस्टर नाइटली भी हैरियट यानी कि जो एमा की दोस्त है उस पर तवज्जो दे रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें एमा की फिक्र होती है। एमा जो भी गड़बड़ कर रही होती है, मिस्टर नाइटली जो है उसके ऊपर तवज्जो दे रहे होते हैं, उसको सेट कर रहे होते हैं। अनकरीब एमा ये नतीजा निकालती है कि जो हैरियट उसकी बेस्ट फ्रेंड है वो बेसिकली मिस्टर नाइटली की तरफ नहीं बल्कि फ्रैंक की तरफ इंटरेस्टेड हो रही है, जिस पे वो उससे शक करने लग जाती है। और इन दोनों की बढ़ती हुई दोस्ती को देख के भी एमा को बुरा लगने लग जाता है। एमा की ऐसी जेलसी देख के सबको लगने लगता है कि एमा फ्रैंक के अंदर इंटरेस्टेड है, लेकिन इसी टाइम पीरियड के अंदर मिस्टर नाइटली को लगता है कि जो फ्रैंक है वो जेन के अंदर इंटरेस्टेड है, बल्कि वो एमा के अंदर इंटरेस्टेड नहीं है। तो वो एमा को समझाते भी हैं कि जो फ्रैंक है इसकी चुपनी चुपनी बातों में मत आओ, मुझे लगता है ये जेन से मोहब्बत करता है। एमा जब ये बात सुनती है तो वो हंस के ये बात टाल देती है और वो कहती है वो सबको जानती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसमें मिस्टर नाइटली उसको कहते हैं कि तुम मिसेस बेट से भी बहुत बुरा सलूक करती हो, तुम्हें उनसे भी रवैया अच्छे करने की जरूरत है। जिसपे जो एमा है वो उनसे कहती है कि ठीक है, मैं इनसे अपना रवैया अच्छा करने की कोशिश करूंगी। फिर अचानक से ऐसा होता है कि मिसेस चर्चिल जो है उनकी डेथ हो जाती है और मिसेस चर्चिल की डेथ के ऊपर मिस्टर चर्चिल जो है वो सबको बताते हैं कि फ्रैंक और जेन असल में इंगेज्ड होते हैं और उन्होंने ये इंगेजमेंट इसलिए छुपाई होती है क्योंकि मिसेस चर्चिल को फ्रैंक और जेन की दोस्ती पसंद नहीं थी। बेसिकली फ्रैंक जो है वो जेन का मंगेतर है और एमा के साथ वो इसलिए टाइम स्पेंड कर रहा था ताकि मिसेस चर्चिल को लगे कि वो जेन की तरफ अट्रैक्टेड नहीं। जब ये सारा सच सामने आता है तो इन लोगों की जो फ्रेंडशिप का ग्रुप है वो टूट जाता है और जेन जो है वो बहुत ज़्यादा लड़ती है और जाने की कोशिश करती है, जिस पे फ्रैंक जो है वो उसको समझा लेता है, बुझा लेता है और अपने अंकल से अप्रूवल लेता है कि मैंने जेन से शादी करनी है, जिस पे जेन और फ्रैंक जो है वो फिर एक हो जाते हैं, यानी कि अंकल उनके मान जाते हैं। इसी दौरान एमा जो है उसको बड़ा गिल्टी फील हो रहा होता है कि वो हैरियट पे शक कर रही होती है कि उसकी फ्रैंक से दोस्ती है और फ्रैंक उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, जबकि वो तो जेन के साथ कर रहा होता है। इसी दौरान हैरियट एमा को बताती है कि वो मिस्टर फ्रैंक से मोहब्बत नहीं करती बल्कि मिस्टर नाइटली से मोहब्बत करती है, जिस पे काफ़ी देर एमा को सोचने के बाद रियलाइज़ होता है कि वो तो खुद मिस्टर नाइटली से ही मोहब्बत करती है क्योंकि वो तो उसके सबसे पुराने दोस्त हैं। इस टाइम पीरियड पे एमा को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि उसे कोई भी रिलेशन समझ ना आया, ना उसे फ्रैंक और जेन का रिलेशन समझ आया और ना उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड हैरियट का रिलेशन समझ आया। इस पे उसको पहली दफ़ा रियलाइज़ होता है कि वो कितनी बचकानी हरकतें करती है और अपनी ख्वाहिशात के पीछे भागती है, अपने इर्द गिर्द समझती है कि ज़िंदगी घूमती है। अब ये वो टाइम पीरियड था जब एम्मा को सच में डर लग रहा था कि मिस्टर नाइटली जो उसके बचपन के साथी हैं कहीं ऐसा ना हो कि वो हैरियट से लव का इजहार कर दें और ये दोनों आपस में शादी कर लें। लेकिन होता कुछ अलग ही है। होता ये है कि मिस्टर नाइटली जो है वो हैरियट को प्रपोज करने की जगह एम्मा को प्रपोज कर देते हैं, क्योंकि मिस्टर नाइटली जो है वो भी शुरू से एम्मा को पसंद करते हैं। एमा को जब ये बात पता लगती है, जब उनका प्रपोजल मिलता है तो उसकी जान में कुछ जान आती है और वो फ़ौरन से बहुत खुशी से उनका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब बच तो वही हैरियट गई बेचारी।
इसी दौरान पता लगता है कि जो हैरियट है उसको भी एक प्रपोज़ल उसी फार्मर मिस्टर मार्टिन ने कर दिया है। उसने उनका वो जो फार्मर का प्रपोज़ल है वो एक्सेप्ट कर लिया है। और यहीं पे जो हमारा नावल है ख़त्म होता है 3 शादियों के साथ। वो जो हैरियट फ्रेंड है एमा की, वो फार्मर मार्टिन से शादी करती है। जो जेन है वो फ्रैंक से शादी करती है और एमा अपने ही बहुत पुराने दोस्त मिस्टर नाइटली से शादी करती है। और नावल जो है यहाँ पे डिफरेंट मैचेस के साथ हैप्पी यूनियन के साथ ख़त्म हो जाता है। उम्मीद है कि ये नावल आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी सवाल आपका रहता है तो वो पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो क्लास फेलोज़ के साथ लाजमी शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।